90% तकरीबन बच्चे हैं जो 11th में फोकस्ड ही नहीं हो पाते। अब सिलेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, 710 मार्क्स पे मिले चाहे वो 620 मार्क्स पे मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टॉप 54,000 में आओगे तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। कैसे आए उसके अंदर देखो, 4 दिन बहुत अच्छा पढ़ रहा है, दिन रात पढ़ रहा है, 1 हफ्ते का गोल हो गया, कभी सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है या तो इस स्टूडेंट का जो पढ़ना मजे लेकर है लेकिन मजे के लिए नहीं पढ़ रहे हो, कंपटीशन के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, जहां आपको एक कट ऑफ मार्क्स के ऊपर नंबर लाने हैं। और सिलेक्शन तब होगा जब चारों सब्जेक्ट्स का बैलेंस होगा, पर चारों सब्जेक्ट कभी भी किसी के इक्वली स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होते हैं। तो आपको आज क्या करना है, नीट का जो पेपर है अगर हम पिछले सब सालों से देखें तो 3-4 साल से बहुत ज्यादा इजी आ रहा था, बिल्कुल 1 लाइन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे, एज इट इज नोट्स में से क्वेश्चंस आ जाते थे। इस बार उन्होंने लेंथी क्वेश्चन दिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए, तो एकदम से पैटर्न चेंज हुआ। आज यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम बात करने वाले हैं, आप सब 2027 में यानी 2 साल बाद अपना नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जब आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। और आज हम ये बात करने वाले हैं कि उसके लिए क्या पढ़ने का तरीका होना चाहिए, क्या गलतियां हो जाती हैं, कमियां हो जाती हैं जो 12th के साथ स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं होता और उसको ड्रॉपर में कन्वर्ट होना पड़ता है, और कैसे हम अपने आप को उससे बचा सकते हैं। एक बात समझो, आप अगर आप 11th क्लास से नीट की तैयारी करना शुरू कर दिया है आपने, तो एक बात तो आप ये समझ लो कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो। आपको जिस भी ईश्वर को मानते हो, नहीं मानते हो, निराकार को मानते हो, किसी को नहीं मानते हो तो अपने ऊपर जिस शक्ति को मानते हो उसको धन्यवाद देना चाहिए दिन रात। क्योंकि अपने इंडिया के अंदर 90% तकरीबन बच्चे हैं जो 11th में फोकस्ड ही नहीं हो पाते, जिनको गाइडेंस ही नहीं मिल पाता है। मैं अभी जोधपुर होकर आई थी, जोधपुर पाली में एक स्टूडेंट है जो अभी सिलेक्ट होने वाला है। उसके गांव में दूर दूर तक कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पिताजी गाय भैंस का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं। और उस लड़के को 12th के बाद जाके पता चला कि नीट जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, मैं घर बैठ के भी कर सकता हूँ। पाली जोधपुर से भी 72 किलोमीटर दूर मैं उस गांव में गई थी उससे मिलने, तो उन लोगों को मालूम ही नहीं था, तो उसको पता ही 12th के बाद चला। और 1 साल जो उसने तैयारी की, उसका 2nd ड्रॉप में अब सिलेक्शन हो रहा है। 1st ड्रॉप में उसको समझ ही 3-4 महीने ढूंढने में लगे, सही इंस्टीट्यूट जहाँ उसकी ट्यूनिंग बैठी, फिर पढ़ने का तरीका उसने समझा, तब जाकर उसने पढ़ाई ढंग से शुरू कर पाया, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो पहले तो एक बात आप समझ लो कि अगर आप 11th क्लास से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको जागरूकता भी आ गई, आपके परिवार वाले भी मान गए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत लकी हो। तो इस किस्मत को एक तो खाली नहीं जाने देना है, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी टॉपर्स निकलते हैं, टॉपर से मेरा मतलब है चाहे अंडर 10 स्टूडेंट्स हो, अंडर 50, अंडर 100, वो मैक्सिमम वो बच्चे होते हैं जो 11वीं से अपनी तैयारी शुरू करते हैं। अब तो ऐसा नहीं है कि ड्रॉपर्स की रैंक नहीं आती है, पर अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूं तो अगर आप अंडर 10, अंडर 50, अंडर 100 बच्चे से बात करोगे तो वो सब आपको यही कहेगा कि मैंने 11th क्लास से तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि सबसे अच्छा चांस होता है 12th के साथ निकालने का। मैं अगर अपनी खुद की बात करूं, मैंने मेरा नीट, अब नीट बोलते हैं, हमारे टाइम उसको ऑल इंडिया PMT बोलते थे, वो 12th क्लास के साथ क्वालिफाई किया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। पर उसका बहुत बड़ा कारण था कि मेरे पास गाइडेंस थी और मैंने 11 से तैयारी शुरू की थी। तो सबसे अच्छा चांस होता है 12th के साथ क्लियर करने का, क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे ड्रॉप्स बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है, चाहे वो परिवार का प्रेशर हो, उनका जो खर्चा हो रहा है उसका प्रेशर हो, आपकी उम्र बढ़ रही है उसका प्रेशर हो, आपके दोस्तों का सिलेक्शन हो गया आपका नहीं हो पा रहा उसका प्रेशर हो, किसी भी प्रकार का प्रेशर हो। तो जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं या देख रहे हैं, कसम खा लो, लिख लो कि 12th के साथ ही सिलेक्ट होना है। अगर 11वीं में अपन प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं और 12वीं के साथ नीट नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब अपन ने मक्कारी करी है, अपन गद्दार हैं, अपन बेईमान हैं अपने माता पिता के साथ, अपने ईश्वर के साथ और अपने साथ, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नीट नहीं निकाल सकते। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना एक एक रजिस्टर या कॉपी निकाल लीजिए, एक पेन निकाल लीजिए, और जो बातें मैं यहाँ पर बता रही हूँ उसमें से जो जो आपको पॉइंट्स अच्छे लगते हैं कि हाँ ये गुरु माँ ने बोला ये मेरे काम आएगा, उसको लिख लो। तो सबसे पहले तो उस चीज़ की कद्र कीजिए जो आपको मिला है,
और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपने घर वालों को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको ये मौका दे दिया और अब इसको पूरा अपने को यूज़ करना है। अब सिलेक्शन में क्या इम्पॉर्टेंट है, देखो आप में से शायद हो सकता है कुछ लोग डर रहे हो इस बार नीट 2025 के पेपर की बात सुन के। डर रहे हो क्या? ऐसा कुछ ये लड़की की इसकी शक्ल पे तो दिख रहा है थोड़ा सा डर है। देखिए नीट का जो पेपर है अगर हम पिछले सब सालों से देखें तो 3-4 साल से बहुत ज़्यादा इजी आ रहा था, बिल्कुल 1 लाइन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे, एज इट इज़ नोट्स में से क्वेश्चंस आ जाते थे। इस बार उन्होंने लेंथी क्वेश्चन दिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए, तो एकदम से पैटर्न चेंज हुआ। इसीलिए इस साल के बच्चे कई सारे जो अपने आप को संभाल नहीं पाए एग्जामिनेशन हॉल में, घबराहट के कारण भी कई बच्चों का गलत हो गया, मार्क्स कम आ गए। आपके साथ ये बेनिफिट है कि ये घटना तो घट गई है, तो अब आप तो तैयार हो, आप तो प्रिपेयर्ड हो, तो आप तो इजी पेपर आए चाहे हार्ड पेपर है, आपकी तो पूरी तैयारी होने वाली है। तो एक तो वो स्ट्रेस आप निकाल दीजिए। दूसरा जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि पेपर जैसा भी आएगा वो सबके लिए सेम आएगा। हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, ईजी है तो सबके लिए ईजी है। ईजी होगा कट ऑफ हाई चला जाएगा, हार्ड आएगा कट ऑफ लो चला जाएगा। कुल मिलाकर जो बेस्ट 54,000 बच्चे हैं, 54,000, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अब वो चाहे आपको 710 मार्क्स पे मिले चाहे वो 620 मार्क्स पे मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप टॉप 54,000 में आओगे तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। तो कैसे आए उसके अंदर, देखो सिलेक्शन के अंदर 2 चीज़ों का हाथ होता है। अभी आप लोग ने नई नई तैयारी शुरू की है, कोटा में भी आप नए नए आए हैं, हो सकता है कि ये घटनाएं अभी आपके साथ ना घट रही हो, लेकिन अगले 2 साल में इन चीज़ों की एहतियात रखना ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। एक होता है पढ़ाई, यानी जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अपन इसे ऐसा लिख देते हैं बुद्धि, दिमाग। और एक होता है अपना मन, आप इसे मनोशक्ति बोल सकते हो, इसे आप विल पावर बोल सकते हो। सिलेक्शन तब होता है जब इन दोनों का बैलेंस हो और ये दोनों पूरी तरीके से इस्तेमाल की गई हो। अगर एक स्टूडेंट बहुत पक्का है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, पढ़ती रहती है, दिन रात वो लड़की पढ़ती है, लेकिन वो सही तरीके से नहीं पढ़ रही, सही चीज़ें नहीं पढ़ रही, तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर एक स्टूडेंट जो बिल्कुल सिस्टमैटिक पढ़ना जानता है, सब उसको गाइडेंस भी है, नोट्स भी हैं, DPPs भी है, टेस्ट भी है, मालूम भी है, स्ट्रैटेजी भी बता दी, पर उसके भटकाव है, तो भी वो सिलेक्ट नहीं होगा। सिलेक्शन जो है ना तो इस बच्चे का होता है जो टॉपर है, कभी 10th आ गया, कभी 2nd आ गया, कभी 8th आ गया, कभी 3rd आ गया, कभी 10th चला गया, 4 दिन बहुत अच्छा पढ़ रहा है, दिन रात पढ़ रहा है, 1 हफ्ते का गोल हो गया, कभी सिलेक्शन नहीं होता, भले ही टॉपर हो 9th तक 10th तक। ना सिलेक्शन इस बच्चे का होता है जिसका ग्राफ लगातार लुढ़कता जाता है, भले ही 10th का बोर्ड्स का टॉपर क्यों नहीं हो, लगातार ड्रॉप जा रहा है, सीरियसली नहीं ले रहा, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होता है या तो इस स्टूडेंट का जो एवरेज भी है पर लगातार मेंटेन करे, और या भले ही बिलो एवरेज है, 50% नंबर, 55% नंबर, 60% नंबर, पर लगातार अब जाता जा रहा है। मेरी MBBS की क्लास में 120 स्टूडेंट्स का हमारा बैच था, जिसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन 2 कैटेगरी वाले थे। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इस कैटेगरी के थे, जो सीरियस बहुत थे, मेहनती थे, भले ही उनके नंबर कम आते थे क्योंकि स्कूल में इतना गाइडेंस नहीं था, इतने सीरियस नहीं थे, जो भी कारण था, बट प्रिपरेशन के टाइम ऐसे थे। और हिंदी मीडियम की अगर मैं बात करूँ, हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं। मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जो अभी भोपाल में गायनेक है, मैं हमेशा उसका एग्जाम्पल देती हूँ, नाम तो नहीं लूँगी। वो हिंदी मीडियम से थी, फर्स्ट ड्रॉप में उसका सिलेक्शन हुआ था। मुझे आश्चर्य होता था उस समय, तो मतलब बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी क्योंकि उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था, तो बिल्कुल टिपिकल हिंदी मीडियम वाली थी वो। और MBBS में जैसे ही आप आते हैं तो सारी बुक्स इंग्लिश में होती हैं, इंडियन ऑथर्स की बुक्स भी इंग्लिश में होती हैं और फॉरेन ऑथर्स की तो ऑब्वियसली इंग्लिश में होती हैं। तो हिंदी मीडियम के मेरी जो फ्रेंड थी और भी जो स्टूडेंट्स थे, इतनी मेहनत करते थे, मतलब मेरी फ्रेंड तो 4-4 बार लिखती थी उन चीज़ों को। जिस चीज़ को हम आधे घंटे में पढ़ते थे उसको 2-2 घंटे लगते थे, पर वो सब कुछ सिर्फ 1 साल था। 1 साल के बाद में आप डिफरेंस भी पता नहीं कर सकते हो कि कौन हिंदी मीडियम का है, कौन इंग्लिश मीडियम का। ये तो मैं तब की बात बता रही हूँ, अब तो 2-3 महीने में ही कैचअप हो जाता है। और उसके बाद उसको 2nd प्रॉफ में पैथोलॉजी का गोल्ड मेडल मिला। पूरा पेपर इंग्लिश में लिखना होता है, तो बहुत मेहनती होते हैं। तो
यहाँ पर अपने को इन दोनों का बैलेंस बनाना है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट में आपको क्या करना है। सब्जेक्ट वाला पार्ट बहुत ईजी है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंच चुके हो, एक जगह पे आ चुके हो, आपको पूरा गाइडेंस मैकेनिज्म मिला हुआ है। सबसे पहले तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी यानी रेगुलरिटी, निरंतरता बनाए रखनी है। क्लास मिस नहीं करनी है, किसी भी कारण से क्लास मिस नहीं होनी चाहिए आपकी, सिर्फ आपकी अगर तबीयत खराब हो गई है। और इसीलिए अपनी तबीयत का पूरा ख्याल रखना है, अपने को अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, चाट पकौड़े कम खाने, स्ट्रीट फूड को अवॉइड करने की कोशिश करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और हेल्थ, ये 5 सब्जेक्ट्स होंगे आपके। कई स्टूडेंट्स को देखा है आखिरी के 1 महीने 2 महीने में बीमार पड़ गए और वो क्रूशियल टाइम था और सिलेक्शन के बाहर हो गए। तो इनका आपको ध्यान रखना है। पानी का इंटेक अच्छा करो, कभी और बात करेंगे उसकी। बेसिक तो सबको पता ही होता है स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखना है। तो निरंतरता बनाए रखनी है, चाहे रात को 12 बजे तक फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया हो, चाहे घर में कोई टेंशन हो गया हो, नहीं क्लास मिस करनी है। दिवाली हो, राखी हो, ये नहीं राखी है तो 7 दिन को घर भाग गए अपन, वापस ही नहीं आ रहे, ये सब नहीं करना। रेगुलरली पूरे 2 साल तक कंसिस्टेंसी बनानी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, यानी आपकी क्लासेस, ऑफलाइन में हम उसे क्लासेस कह देते हैं। आप क्लास में आए, क्लास में नोट्स बनाओ, प्रॉपरली नोट्स बनाओ, इसमें कोई काम चोरी मत करिए। अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स सबसे अच्छे से याद होते हैं। इसके बाद में घर जाकर इसको जोर जोर से याद करना है, जोर जोर से बोलकर याद करें। आप मन ही मन में मत याद करो। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो थोड़ा बुदबुदा सकते हो, बहुत तेज अगर नहीं बोल सकते हैं कहीं। अगर सिंगल सीटर रूम है, घर पर पढ़ते हो तो जोर जोर से बोलकर आप उसको याद करें। लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपन ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मुझे तो याद नहीं होता है, अपने को रटना पड़ेगा। किसी को 1 दिन में याद होगा, किसी को 2 बार में याद होगा, किसी को 10 बार में याद होगा, जितनी बार में याद होगा करना पड़ेगा। तो आपने लेक्चर अटेंड करा, उसको अच्छे से समझा, घर पे जाके उसको अच्छे से याद करा। इसके बाद में जो भी आपके टीचर ने DPP दी है, डेली प्रैक्टिस शीट, जो भी क्वेश्चंस हैं क्लास में या जो क्वेश्चंस कराए हैं, उनको आप खुद से सॉल्व करिए। इसके बाद बायो की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, NCERT उठाओ और उसको खुद से मार्क करते हुए पढ़िए। एक तरीका ये होता है कि जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ एक पेंसिल से मार्क करिए, क्योंकि पहली बार में सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। अगर आपने मार्कर से मार्क करा तो पूरी NCERT लाल पीली हो जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या रिवाइज करने के टाइम यूज़ करना है, क्या नहीं करना। तो पहली बार पेंसिल से मार्क करो, फिर जब आप दोबारा रिविजन करोगे तो आपको 70-80% याद आएगा। जो नहीं आएगा उसको आप पेन से मार्क कर लो, नॉर्मल पेन से। और जब 3rd टाइम पढ़ोगे तो आपको सिर्फ पेन वाले पार्ट को पढ़ना है, उसमें से भी 70-80% आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आप बार बार याद करेंगे उसको। फिर जो 2, 4, 5, 10 पॉइंट्स बचेंगे हर चैप्टर में, उसको आप मार्कर से मार्क कर लो, और हर बार अब आप सिर्फ उन मार्कर वाले पॉइंट्स को रिवाइज करिए। हर रिवीजन में पूरा नहीं रिवाइज किया जाता है, पूरे पोथी पत्रे नहीं रिवाइज करते। तो कभी अलग से भी रिवीजन पे बात करेंगे, बट NCERT को आपको खुद से पढ़ना है। इसके बाद आपका टेस्ट। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट को मिस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है नंबर कम आएंगे, फिर घर वाले डांट लगाएंगे। बेटा सुन लो डांट, अगर कभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ, मान लो टेस्ट में जितना पोर्शन आ रहा है आपने उसका 50% पढ़ा है, 40% पढ़ा है, कोई बात नहीं, आप टेस्ट देने जाओ। एक तो उससे ये जज होगा कि जो आपने पढ़ा है, भले ही 30% 40% पढ़ा है, उसमें से आप कितना क्वेश्चन बना पा रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, वो जो टेस्ट का माहौल होता है उसकी आपको आदत पड़ेगी, वो जो घबराहट होती है टेस्ट दे रहे हो। और नंबर 3, अगर थोड़ी गैरत है तो थोड़ी शर्म भी आएगी कि यार मैं 30-40% ही पढ़ कर गया। आपको समझ आएगा आपने वो समय क्यों बर्बाद करा। तो शायद अगली बार आप 5% और एक्स्ट्रा पढ़ो, फिर 5% और एक्स्ट्रा पढ़ो, फिर 5% और एक्स्ट्रा पढ़ो, और आप आगे बढ़ते जाएं। टेस्ट जब दे दोगे तो टेस्ट का विश्लेषण करना है, यानी टेस्ट का एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो यूट्यूब पर इसका एक वीडियो मेरा देख सकते हो। टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल संडे को आपका टेस्ट हुआ, अब संडे को टेस्ट दे के आने के बाद बच्चे ऐसे घोड़े बेच के सोते हैं जैसे पता नहीं कितनी मेहनत करी है उन्होंने पिछले 15 दिन से इस टेस्ट के लिए। खास तौर पे वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा होता, वो तो ऐसा सोते हैं, ऐसा घूमने चले जाएंगे, और आज तो टेस्ट था। बेटा टेस्ट तो होते रहेंगे, टेस्ट तो पार्ट ऑफ द लाइफ है अब आपका, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है।
आप पूरे 2 हफ्ते तक रेगुलर पढ़िए, ऐसा मत करिए। ऐसा बहुत स्टूडेंट्स करते हैं कि टेस्ट के 1 दिन 2 दिन पहले क्लासेस मिस कर देते हैं, हम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना, ये होगा अभी जैसे जैसे सिलेबस आपका आगे बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल मत करिए। क्लास एक भी नहीं छूटनी चाहिए, आप डेली आधा आधा घंटा 10-10 मिनट 20-20 मिनट टेस्ट के लिए एक्स्ट्रा पढ़ाई करिए। और आप टेस्ट देकर आए, 2 से 5 मान लो आपका टेस्ट हुआ, आप घर आए, थोड़ा सो गए, आपको घूमने जाना है, सिटी मॉल जाना है, सिने मॉल जाना है, थोड़ा सा अपना चिल कर लिया, उसके बाद आप अपने एक अलग से रजिस्टर बनाइए, उस दिन की डेट डालिए, एक एक क्वेश्चन वापस देखो, कौन सा सही था, कौन सा गलत था, कौन सा अटेम्प्ट नहीं किया था, सही था क्या तुक्के में सही था, गलत था तो क्यों गलत था, उसका पार्ट फिर से रिवाइज करो। याद करने का है तो दोबारा से उसको याद करो। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है उसको देखो, एक बार वो वीडियो देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। ये टेस्ट एनालिसिस बहुत टॉपर से जब आप बात करेंगे, ये सब करते हैं, पूरी पूरी 2-2 साल की डायरी उनके पास मेंटेन होती है। और अगर टेस्ट में कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाए जो आपको लग रहा है बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था और ये तो मुझे याद नहीं रहने वाला है, तो आप थोड़ी सी अगर मेहनत करो, क्योंकि अब आप 11th के बच्चे हो, तो आप अलग से उसको लिख भी सकते हो, क्योंकि आपके इतने टेस्ट पेपर्स होंगे कि आप लास्ट में जाके सब कुछ नहीं ढूंढने वाले हो ना, आपको याद रहेगा किस टेस्ट में किस सब्जेक्ट का कौन सा अच्छा डिफरेंट सा क्वेश्चन आया था। तो आप चाहो तो उसकी कटिंग करके भी पेस्ट कर सकते हो, बट फिर बाकी का पेपर खराब हो जाएगा आपका, तो एक फोटोकॉपी करा सकते हो उस पेज की और एक कट करके भी लगा सकते हो, अगर बहुत बड़े बड़ा है नहीं लिखना है। बट ये आप समझ लो कि ये सारी जो 2 साल की मेहनत है वो उस आखिरी 1 महीने के लिए करोगे, जो नीट के पहले का 1 महीना होगा। आपको उस 1 महीने के लिए प्रिपरेशन करनी है कि वो 1 महीने में आप फाइनली क्या रिवाइज करने वाले हैं, और एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक भी रेडी है, रिविजन का मटेरियल भी रेडी है। तो टेस्ट दीजिए, टेस्ट का एनालिसिस करिए। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पर ही मैं आगे बताती हूँ, और वो है सब्जेक्ट की बैलेंस करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल जूलॉजी अच्छा लग रहा है, हमारे उसमें थोड़ा सा पढ़ने पे नंबर ज़्यादा आते हैं, तो हम वही पढ़ते रहते हैं, या हमें फिजिक्स से डर लगता है तो हम उसको थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं, या अगर हमें फिजिक्स से डर लगता है तो हम फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ते रहते हैं कि हम इसके नंबर कैसे भी बढ़ा दें, और दूसरा सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग है वो हमारा कमज़ोर होता जाता है, एवरेज होता जाता है। ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बात समझ लो, आप मज़े के लिए नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ना मजे लेकर है, लेकिन मजे के लिए नहीं पढ़ रहे हो, एक कंपटीशन के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, जहाँ आपको एक कट ऑफ मार्क्स के ऊपर नंबर लाने हैं। ना आप पीएचडी रिसर्च के लिए पढ़ रहे हो और ना आप एक कॉमिक बुक की तरह से पढ़ रहे हो, आप एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो फोकस्ड होके। और सिलेक्शन तब होगा जब चारों सब्जेक्ट्स का बैलेंस होगा, पर चारों सब्जेक्ट कभी भी किसी के इक्वली स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होते हैं। तो आपको आज क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनका सीक्वेंस बनाओ कि मेरा कौन सा सबसे स्ट्रांग है। हो सकता है अभी आपकी नई नई क्लासेस हो, आपको इतना नहीं पता हो, 2-4 हफ्ते बाद भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। तो मान लो मुझे समझ में आता है कि फिजिक्स मेरा सबसे वीक है, सपोज मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर मैं 50-60 नंबर 40 नंबर 70 नंबर ला पाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 150 में से, और जूलॉजी मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैं कम मेहनत करती हूँ लेकिन फिर भी मेरे को फटाफट याद हो जाता है, मेरे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो सबसे कमज़ोर से लेकर और सबसे दमदार की तरफ आप अपनी एक लिस्ट बना लो। मान लो मेरी लिस्ट में सबसे अच्छा ये है, उससे थोड़ा कम ये, उससे थोड़ा कम ये, उससे थोड़ा कम ये, एक मोटा मोटा आइडिया दे रही हूँ, सबका अलग अलग हो सकता है। अब आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रॉन्ग है इनको तो स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है, इनको स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है, और इनको धीरे धीरे एवरेज पे लाना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अचानक से आपने फिजिक्स में 14 घंटे पढ़ लिया और आपके नंबर 70 से एकदम से 140 आ जाए। किसी एक टेस्ट में आ सकते हैं पर हमेशा ज़रूरी नहीं है। तो आपको बैलेंस करना है, मैं फिजिक्स में 110, 120, 125 धीरे धीरे मेरा टारगेट है, कंसेप्ट्स पर वर्क करते हुए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए। पर बॉटनी जूलॉजी जो मेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, जो मुझे अच्छे नंबर पहले ही दिला देता है, वो भी वीक नहीं होना चाहिए। तो सारों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करो। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपकी रोज़ जो क्लास होती है उसको आप अच्छे से कर लो, पिछले दिन का रिवाइज कर लो, ऑलरेडी क्लासेस आपकी बैलेंस में ही होती हैं, आप आराम से कर सकते हैं। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है सारे सब्जेक्ट्स का। इसके बाद एक और आपको टिप देती हूँ जहाँ बच्चे बहुत भटकते हैं, और वो है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। स्टूडेंट्स, एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर का चुनाव,
क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब है, फ्री सीरीज़ हैं, ऑनलाइन भी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही चीज़ को 10-10 टीचर से पढ़ते हैं, जिसमें से 99.9999% तो सेम ही टीचर पढ़ाते हैं सारे, क्योंकि सिलेबस तो सेम है, सब वही पढ़ाएंगे। पढ़ाने का तरीका अलग होगा और थोड़े से क्वेश्चन प्लस माइनस मिल जाएंगे। तो आपने अगर एक टॉपिक को 4 लोगों से पढ़ा, माना आपको वो टॉपिक शायद रट जाएगा, पर 4 से पढ़ने पे आपने 4 घंटे बर्बाद कर दिए। अगर हर ने एक घंटा पढ़ाया, उससे अच्छा आप एक से पढ़ते, उसको आप रिवाइज करते 1 घंटे में खुद से याद करके, और बाकी 2 घंटे आप फिजिक्स पढ़ते, केमिस्ट्री पढ़ते, दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ते, दूसरा चैप्टर पढ़ते। अगर आप ऑफलाइन है तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपके टीचर्स ऑलरेडी अलॉटेड हैं। हाँ, अगर आप ऑफलाइन में हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पर सब्जेक्ट आप एक ऑनलाइन टीचर कोई चूज़ कर लें, जिनकी आप हेल्प ले सकते हो कि हाँ चलो यार, जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मन है कुछ देखने का कॉन्सेप्ट, तो मैं ये वाले सर हैं, ये वाली मैम है, मैं इनका भी एक सप्लीमेंटेशन देख लूँगा। ऑनलाइन वालों को मैं स्पेशली बोलूँगी, 1 सब्जेक्ट में 1 टीचर चूज़ कर लो। चूज़ करने में भले ही 10 दिन लगा लो, लेकिन उसके बाद फिर वो चेंज नहीं होना चाहिए। फिर 2 साल तक उन्हीं का हाथ थामे रखना है, उन्हीं टीचर से ढंग से पढ़ना है अपने को। सारे बेस्ट हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिलेक्शन आपकी मेहनत से होता है। ऑफलाइन में भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं, नहीं भी होते, ऑनलाइन में भी होते हैं, नहीं भी होते, घर से भी होते हैं, नहीं भी होते, कोटा में आकर भी होते हैं, नहीं भी होते। सिलेक्शन होता है खुद से पढ़ने वाले बच्चे का। जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी, मेरे को आज भी याद है, 12th के साथ हमारे टाइम डमी स्कूल भी नहीं होता था, तो एक ट्यूशन हमारा सुबह होता था 5 से 7, फिर 8 बजे से स्कूल होता था, 1:30-2 बजे तक आते थे, फिर 4 बजे से दूसरा ट्यूशन होता था, 6-6:30 बजे। अलग अलग जगह ट्यूशन होते थे, कोचिंग बहुत एक दो ही थी, मैंने कोचिंग नहीं इंडिविजुअल ट्यूशन ज्वाइन किए थे। तो इतना थक जाते थे, सुबह 4:30 बजे के उठे हुए 6:30 बजे तक आते आते घर पर, कि खाना खाया और लुढ़क गए, सो गए, होश ही नहीं होता था कुछ भी। तो मेरे घर के पास में एक डॉक्टर आंटी रहती थी, वो एक बार आई, 8-10 दिन हो गए थे, उन्होंने पूछा कैसी चल रही है आकांक्षा पढ़ाई, तो मैंने बताया, घर वालों ने बताया ये रूटीन है, तो उन्होंने मुझे यही बोला बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं आज उनके डायलॉग को मॉडिफाई करूं तो 25 लाख स्टूडेंट्स जो बैठ रहे हैं नीट में, वो सब कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाइडेंस सबके पास है। पर सिलेक्शन जिन 50,000 का होगा गवर्नमेंट के अंदर, वो होंगे जिन्होंने खुद से पढ़ाई करी है, सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हर टीचर के स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं और नहीं भी हो रहे, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। जल्दी आओ क्लास में, फ्रंट बेंच पे बैठने की कोशिश करो, पानी की बॉटल हमेशा साथ रखो, नींद आए पार्ले जी के बिस्किट्स रखो अपने साथ में, वो खा लिए। सुबह सुबह की क्लास है तो केले लेकर आओ, केले खाकर आ जाओ, कुछ नहीं है तो 2 केले खाकर आ गए, बीच बीच में थोड़ा पानी पीते रहो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉल डाल लो, उसमें ग्लूकॉन डी डाल लो, वो थोड़ा थोड़ा पीते रहो। वो आपको देखना पड़ेगा कैसे करना है। छोटी सी स्प्रे बॉटल खरीद लो, छुटकू सी, अमेजन से मंगा लेना या परचूनी की दुकान पे मिल जाएगी। जब भी सेल्फ स्टडी करते में नींद आ रही है, फट से उसका स्प्रे कर लिया, क्योंकि आप बाथरूम तक उठकर मुंह धोने कोई नहीं जाता, उससे अच्छा तो लगता है सो जाओ, इतना कहाँ ध्यान रहता है। तो ये आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे, पर आपको पढ़ना तो पड़ेगा। एक बात याद रखो, सफलता एक बार में नहीं मिलती, एक ही चीज़ को बार बार करने पर मिलती है। तो आपने लेक्चर पढ़ा, उसको अच्छे से समझा, उसके नोट्स बनाए, उसका ज़ोर ज़ोर से याद करा, उसके क्वेश्चन सॉल्विंग करी, एनसीईआरटी अच्छे से रीड करी। एनसीईआरटी में बेटा समरी भी पढ़ना, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं एनसीईआरटी के जो थ्योरी में नहीं दिए, समरी में दिए हैं, या थ्योरी में नहीं, समरी में नहीं, उसके डायग्राम की लेबलिंग में दिए हुए हैं, तो वो तक अपने को ध्यान से पढ़ना है। टेस्ट रेगुलर देना है, चाहे जो हो जाए, और टेस्ट का एनालिसिस करना है, भले ही 2 से 3 घंटे लगेंगे एनालिसिस में। टेस्ट एनालिसिस का ये मतलब होता है कि इस टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं ये मेरी मुट्ठी में है, अब ये क्वेश्चन अगर आ गया तो दोबारा गलत नहीं। उतने पार्ट को अपने को टिप्स पर करना है, सारे सब्जेक्ट्स बैलेंस बनाकर पढ़ना है, एक सब्जेक्ट में एक टीचर को पढ़ना है। एक्चुअली सिलेक्शन इतने में हो जाता है। आप इसको रेगुलर करते रहो फॉर 2 years, सिलेक्शन हो जाएगा, ये तय बात है। मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, साइन एंड सील करके दे सकती हूँ 100%। पर प्रॉब्लम है लगातार हर दिन 2 साल तक ये करना। 2 साल का मतलब है 365 into 2 days, और ये बहुत ज़्यादा दिन होते हैं, क्योंकि बुद्धि के साथ साथ हमको ईश्वर ने ये मन भी दे रखा है, और ये आपको बहलाएगा, फुसलाएगा।
मैं हमेशा बोलती हूँ कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। पहले दिन तो हर कोई जोश में आता है, सबको एम्स दिल्ली जाना है, जिससे पूछो कितनों को जाना है एम्स दिल्ली? नहीं जाना तुम लोगों को, तो फिर क्यों आए हो? ये देखो, अब इसमें से पहुंचेगा कौन? जो 2 साल तक ये चीज लगातार कर पाएगा और सबसे बेस्ट कर पाएगा। और वो कौन कर पाएगा? जो इसको भी कंट्रोल कर पाएगा। अब यहां पर क्या क्या आता है? आपका सोशल मीडिया। आप लोग एक शब्द लिख देते हो ना, डिस्ट्रैक्शन, यानी भटकाव। पहला सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जो भी आप लोग यूज करते हो। दूसरा आपकी दोस्तियां बहुत होती हैं, स्पेशली अगर आप घर के बाहर आए हो, कोटा में आए हो। दोस्त का मन नहीं है क्लास का, तो चलो अपन ने भी छोड़ दिया। दोस्त का बर्थडे 12 बजे तक मनाया, अगले दिन टेस्ट छोड़ दिया। दोस्त का कुछ लफड़ा हो गया तो अपन उसके साथ डोल रहे पूरा दिन, अपना समय बर्बाद कर दिया। दोस्ती। दूसरा होता है प्यार, इश्क और मोहब्बत। जी हाँ, बिल्कुल हटा दो ये सब बर्बादी है। आप बेईमानी कर रहे हो अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने ईश्वर के साथ। और एक बात ध्यान रखो, दुनिया ऐसे ही नहीं चल रही है। लोगों को लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा। हर पल एक शक्ति है जो सबको देख रही है और वो सब हिसाब बना रही है, और वो ही मिलेगा आपको। नीम के बीज बोओगे, आम के फल नहीं मिलेंगे मीठे, कभी नहीं। अभी हो सकता है आपके माता पिता को पता नहीं चल रहा हो, किसी को पता नहीं चल रहा हो, वो सब आपका दुख में कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूचर में जाकर। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। आप, वो कहते हैं ना कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। आप दोस्ती, प्यार, मोहब्बत किसी भी भटकाव के अंदर आए, आपकी लुटिया डूबी। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता, ऐसे डॉक्टर नहीं बनते, ऐसे भगवान हक नहीं दे देता एक जीवन को ट्रीट करने का आपको। मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, मुझे मालूम है। लिटरली भगवान के का स्वरूप मानते हैं, ईश्वर के बाद आपको मानते हैं। आपको लिटरली जो आप मूवीज में देखते हैं, ऐसे आकर बोलते हैं कि बस आप ही हो हमारे लिए भगवान, बचा लेना। तो इतना सम्मान, इतनी बड़ी जिम्मेदारी ईश्वर ऐसे नहीं देता, वो देख कर देता है। आप लायक नहीं होगे, आपको नहीं मिलेगी, भले ही उस समय आपको कोई देख रहा हो चाहे नहीं देख रहा हो। तो किसी भी तरह का भटकाव जो है वो जानलेवा है आपके लिए। इसके बाद में अब इस भटकाव को कैसे कम करें? देखो, एक तो बोलना होता है, जो मैंने आपको बोल दिया। एक और तरह का भटकाव होता है, पढ़ाई का भटकाव। आप कहोगे मैम ये कैसा भटकाव है, पढ़ने तो आए। बेटा, ज़्यादा पढ़ाई मतलब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपके दोस्त ने केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया, आपने अपनी फिजिक्स छोड़ी, आप उसकी समाज सेवा में लग गए। या आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपका फ्रेंड आया, और ये बुक आई है, तेरे पास है क्या? आप बुक ढूंढने में लग गए। या आपके फ्रेंड ने बोला कि यार तू इससे पढ़ रहा है, वो मेरी मैडम को देख, मेरे सर को देख, वो तो इतने क्वेश्चन कराते हैं, आपने अपने टीचर को छोड़ा, आप उस पर लग गए। ये सब जो आप भटकाव करेंगे, ये भी आपका समय बर्बाद करेगा, बहुत समय बर्बाद करता है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है, क्यों 12th के साथ सिलेक्शन नहीं होता, क्यों ड्रॉपर में कन्वर्ट होते हैं 11 से तैयारी के बाद भी? उसका कारण होता है ये जो 2 साल है ना, ये बच्चों को बहुत लगते हैं। अरे अभी तो बहुत टाइम है यार, ये भी बड़ा खतरनाक है। बहुत टाइम नहीं है। 11th में 11th पढ़नी है, 12th में 12th पढ़नी है, 11th रिवाइज करनी है, बस 12th के जज्बात तो बोर्ड्स और नीट आ जाएगा। बहुत टाइम कहाँ है आपके पास में? और दोनों क्लास का 50-50% सिलेबस आता है। एक भी क्लास वीक रह गई तो गेम से आउट हो आप। ऑलमोस्ट 50-50, कभी ये 49-51 होगा, कभी वो 52-48 होगा, बस इतना होता है। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी तो बहुत टाइम है यार, बहुत टाइम नहीं। अभी आप देखना, दिवाली आने दो आप, अभी राखी आएगी, राखी के बाद आपके नवरात्रे आएंगे, नवरात्रे के बाद दशहरा आएगा, दशहरे के बाद दिवाली आएगी, दिवाली के बाद तो आपको ऐसा लगेगा 11 खत्म हो गया। और अगर आपका तब तक बैकलॉग बन गया तो आपका नंबर कम आएंगे, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम होगा, फिर आप सोचोगे छोड़ यार अब तो अपन ड्रॉप लेंगे। दिवाली तक आते आते बहुत सारे बच्चे दिमाग में ये बना चुके होते हैं कि यार अपनी अब 11th वेस्ट हो गई, अब अपन ड्रॉप लेंगे। ड्रॉपर्स का पहला क्वेश्चन होता है 11th बर्बाद, सिलेक्शन हो सकता है क्या? पहला क्वेश्चन ही ड्रॉपर यही पूछते हैं। ड्रॉपर में बच्चा कन्वर्ट ही इसीलिए होता है क्योंकि उसने 11th में मस्ती मारी होती है। मेरे बॉटनी के जो सर थे वो हमेशा बोलते थे कि 2 साल, क्योंकि हमने 11 से तैयारी की थी, 2 साल का मज़ा और ज़िंदगी भर की सज़ा, और 2 साल की सज़ा यानी रगड़ाई मेहनत, और ज़िंदगी भर का मज़ा। क्योंकि अपनी कंट्री में ये बेस्ट टाइम होता है
करियर बनाने का। अपन सोचें कि अपन बीकॉम कर लें, बीएससी कर लें, माइक्रोबायोलॉजी कर लें, रिसर्च में चले जाएं, वो थोड़ा से मुश्किल रास्ते हैं, इतना ईजी नहीं है उसमें करियर बना पाना। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको बहुत बड़ा समय ना समझें। आप अगर पढ़ाई करते जाओगे ढंग से तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब खत्म हो जाएगा। दिवाली के बाद यूं समय निकलता है। 11th और 12th के बीच में भी गैप मत लेना। जैसे ही 11th खत्म होता है कायदे से आपका दिसंबर जनवरी तक 11th खत्म होकर 12th की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 11th में तो स्कूल एग्जाम्स होते हैं, अगर ढंग से पढ़ाए तो निकाल ही लोगे, कोई बात ही नहीं है। जो जितनी जल्दी 11th शुरू करेगा और उसके बाद जो जितनी जल्दी 12th शुरू करेगा और उसके बाद जो जितनी जल्दी 12th खत्म करेगा और जितनी जल्दी 11th का रिविजन शुरू करेगा, उसके सिलेक्शन का उतना ज़्यादा चांस होता है नीट के अंदर। 11th फोकस होके पढ़ो, दिसंबर जनवरी तक सिलेबस खत्म करो, उसके बाद 12th शुरू करो। 3-4 चैप्टर 12th के निपट जाने चाहिए जब तक कि दूसरे बच्चे 12th में आएंगे और पढ़ाई शुरू करेंगे। और कायदे से सितंबर अक्टूबर तक अपना 12th खत्म हो जाना चाहिए और उसके बाद 11th का रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए। दिसंबर जनवरी तक 11th का रिवीजन भी खत्म, उसके बाद मस्त होके बोर्ड्स दो, तब 12th पढ़ ही लिया है और फिर जो 1 महीने का गैप है उसमें रिवाइज करो और सिलेक्ट हो जाते हो। ये प्रैक्टिकल अप्रोच बता रही हूँ। ये जो बच्चे मस्ती मारते रहते हैं अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, वो दिसंबर जनवरी तक जाते जाते मन में सोच लेते हैं ड्रॉप लेना है, 12th में आके पक्का हो जाता है ड्रॉप लेना है। और जितने ड्रॉप बढ़ेंगे उतना टेंशन स्ट्रेस बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे पहला है नाम जप। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, राम, हरि, राधा, या अगर आप किसी को भी नहीं मानते हैं, निराकार को मानते हैं, किसी भी दूसरे धर्म के हैं, ओम जो एक यूनिवर्सल साउंड है, बिग बैंग थ्योरी आप पढ़ेंगे जिससे सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, उसका जाप करिए। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट रात को नाम जप करिए। ये आपको एनर्जी देगा जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मोटिवेशनल वीडियोस देखकर भटकाव से आप नहीं बच सकते। ये मेरी क्लास का असर भी अभी मुश्किल से 15-20 मिनट, कोई बहुत सिंसियर है तो आधे घंटे रहेगा, उसके बाद आप अपनी असलियत पर आ जाओगे। जो आपकी ऊर्जा है वो जैसी भी हो, किसी की बहुत फोकस्ड हो सकती है, किसी की भटकाव वाली हो सकती है। तो ये आपको लगातार जो इनफाइनाइट शक्ति है वहाँ से ऊर्जा मिलेगी। दूसरा, आप लोग YouTube पर मेरे नाम से सर्च कर लेना, एक 4x4 टेक्निक मैं सिखाती हूँ। इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होता है, मेमोरी याददाश्त इम्प्रूव होती है जो बहुत ज़रूरी है नीट की प्रिपरेशन के लिए, और आपकी नींद रेगुलर होती है। अगर बहुत ज़्यादा आलस आता है, नींद आती है, तो वो कम होके रेगुलर हो जाएगी। और अगर बहुत कम आती है, सोया ही नहीं जाता, दिमाग चलता रहता है, विचार चलते रहते हैं, ढंग से नींद ही नहीं आती है, तो वो नींद आके रेगुलर हो जाएगा। पर अगेन एक ही बात बोलूँगी, करना पड़ेगा, सुनने से कुछ नहीं होगा। आपकी बीमारी होगी, मेरे दवाई खाने से आप ठीक नहीं होगे, दवाई आपको खानी पड़ेगी। इंजेक्शन की ज़रूरत है, आपको लगाना पड़ेगा। ऐसी कोई जादू की झप्पी, कोई 2 मिनट मैगी नूडल्स नहीं है जो कोई टीचर आपको खिला दे या झप्पी दे दे और आपका उनका सारा ज्ञान आपके अंदर उतर जाए। नहीं, आपको खींचना पड़ेगा एकलव्य की तरह, द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर आपको खींचना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस ज्ञान के लिए, और उसके लिए सब करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिटेशन करते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपनी 2 चीज़ें करती हूँ, बहुत ज़्यादा असरदार होता है। इसके अलावा एक डायरी बनाओ, जैसे मैं उसे जागृति डायरी बोलती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स मुझे रेगुलरली, जो ऑनलाइन बैचेस के स्टूडेंट्स हैं उसमें टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर मुझे डेली भेजते हैं, 2-2 साल तक बच्चे लगातार भेजते हैं। मैं इसको जागृति डायरी नाम देती हूँ। एक अलग से रजिस्टर या डायरी बनाइए, उसमें MCD लिस्ट यानी मस्ट डू, कैन डू एंड डोंट डू लिस्ट बनाओ। मंगलवार के लिए ये लिस्ट मंडे, सोमवार की रात को बनेगी। आप सोने के पहले लिस्ट बनाओ, कल मुझे क्या क्या करना ही करना है, मस्ट, उसके बिना मैं अगले दिन सोऊंगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 3 क्लासेस कल की पक्की करनी ही करनी है, और मुझे एक DPP मेरी रह गई है वो करनी है, और एक मेरी NCERT के 2 पैराग्राफ बचे हैं, मुझे करने ही करने। प्रैक्टिकल बनानी है वो, ऐसी हवा में नहीं बनानी कि खूब भयंकर बना ली और अपन कर ही नहीं पा रहे हैं। फिर बनाओ कैन डू, कर सकता हूँ। अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, अगर मैंने अपना टारगेट मस्ट वाला जल्दी पूरा कर लिया तो मैं कर सकता हूँ, मैं वो वाली DPP और लगा सकता हूँ, मैं वो वाला चैप्टर एक बार और रिवाइज कर सकता हूँ, भले ही आधा करूँ। एंड डोंट डू, क्या मुझे नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, कोई पर्टिकुलर इंसान है जो डिस्ट्रैक्ट करता है, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे इंस्टाग्राम नहीं ओपन करना है, या मुझे 20 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। ये लिखना है एवरी डे। अब क्या लिख कर हो जाएगा?
100% नहीं, ऐसा नहीं है। पर अगर लिखोगे नहीं, सोचोगे भी नहीं, तो पक्की बात है बर्बाद करोगे पूरा दिन। आप लोगों को कितने दिन हो गए यहाँ पर क्लासेस करते हुए? 1 महीना। 1 महीना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा तो था पढ़ेंगे, लेकिन दिन बर्बाद हो गया और दुख भी हुआ, यार दिन वेस्ट हो गया? कितनों के साथ कभी ना कभी हुआ है? जरा हाथ उठाओ। दिन वेस्ट हो गया। आप ये लिस्ट बनाओगे ना, और ये आपके सामने रहेगी जब आप रोज करोगे। आप हो सकता है 60% कर पाओ, पर बाकी तो आप 0 पर आते। 60 तो करा, थोड़ा दुख भी होगा, थोड़ी ग्लानी भी आएगी, अगले दिन 65 की कोशिश करोगे। मैं नहीं कह रही हूँ कि 100% रोज, अच्छा और किसी दिन 90 हो गया, 100 हो गया तो बहुत खुशी भी होगी आपको, इट विल बी अ रिवॉर्ड। आपका मन और करेगा, बोला यार अगली कल और करता हूँ, देखो आज कितना अच्छा करा। मेरे को स्टूडेंट्स भेजते हैं, मैं उनको रोज़ जवाब नहीं दे पाती क्योंकि इतनी सारी आती है, मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। पर मैं उनको बोलती हूँ कि तुम तो ये मानो तुम गुरु माँ को भेज रहे हो, और ये भी भेजो कितना % कंप्लीट किया। तो खुद ही लिख के भेजते हैं कि गुरु माँ आज ऐसा हो गया था, तो देखो आज मैं 70% ही कर पाया, पर कल मैं करूँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है प्लानिंग करके पढ़ाई करने की। तो हम किसी दिन बहुत पढ़ाई करते हैं और किसी दिन वेस्ट कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को हेल्प करें तो आप ये जागृति डायरी MCD लिस्ट बना सकते हैं। अगर आप लोग चाहोगे मैं आपको अपना टेलीग्राम ID दे दूंगी, आप लोग मुझे भी भेज सकते हो, इंस्टा पे उस पे भेज सकते हो, नहीं है तो आप अपने लिए बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैंने बताए हैं। अदरवाइज तो आपका एम, आपका उद्देश्य याद रखिए। वो उद्देश्य सबके अलग अलग हो सकते हैं। किसी का उद्देश्य वो स्टेथोस्कोप हो, किसी का उद्देश्य परिवार में इज्जत पाना हो, किसी का उद्देश्य माता पिता के लिए करना हो, किसी का उद्देश्य परिवार का स्तर ऊपर उठाना हो, किसी का उद्देश्य अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकता है, किसी का उद्देश्य देश दुनिया घूमना हो सकता है, किसी का उद्देश्य फ्रीडम अपनी आसपास की सिनेरियो से, ताकि मेरे को जो अच्छा लगे मैं अपने जीवन में कर सकूं, वो हो सकता है। उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, पर वो एक उद्देश्य दिमाग में होना चाहिए। पर मैं फिर बोलूँगी, सिर्फ उद्देश्य दिमाग में होने से, मन भटकने से नहीं रुकता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कोई ना कोई। तो ये मेरी तरफ से एक आप लोगों के लिए रोड मैप है कि कैसे कैसे करना चाहिए। एंड येस ऑफ कोर्स रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मल्टीपल रिविजन्स होने चाहिए। मैं जो सबसे इजी टेक्निक बताती हूँ उसे 1-4-7-30 टेक्निक बोलती हूँ। यानी आपने जो भी चीज़, सपोज मंडे को क्लास हुई थी, तो मंडे को तो घर जाके उसको अच्छे से पढ़ा, याद करा। ट्यूसडे को जब आप ट्यूसडे की क्लास करोगे, उसके पहले मंडे वाली रिवाइज करी। तो जो मंडे की क्लास है, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, वो आपने ट्यूसडे को रिवाइज करी। जब आप ट्यूसडे को रिवाइज करोगे, आपको 15-20 मिनट लगेंगे। कुछ चीज़ें याद आ जाएंगी, कुछ नहीं आएंगी। जो नहीं आएंगी एक बार उन्हें मार्किंग कर लो, स्टार मार्क लगा लो। फिर उसके बाद ट्यूसडे को डे 1 मानेंगे, इसको डे 0 मान लेते हैं, तो डे 1 हो गया। फिर डे 2 हो गया वेडनेसडे, डे 3 हो गया थर्सडे, और डे 4 हो गया फ्राइडे। तो अब आप फ्राइडे को सेकेंड रिविजन करेंगे। सेकेंड रिविजन में भी पूरा रिवाइज करोगे, पर जो स्टार मार्क वाले पॉइंट हैं उनमें से काफ़ी सारे, सपोज आपने 10 पॉइंट्स पे स्टार लगाया था, याद नहीं हुए थे, आपने इस दिन याद करे। अब यहाँ पर आपको हो सकता है 5 याद आ जाए, 5 नहीं आए, उन 5 को डबल स्टार लगा लोगे। और अब आप 7th डे, फॉर एग्जाम्पल इस केस में वो मंडे आ जाएगा, फिर से थर्ड रिविजन करेंगे। थर्ड रिविजन में आप केवल स्टार एंड डबल स्टार मार्क को ही रिवाइज करोगे। और फिर महीने के आखिरी दिन, लास्ट डे ऑफ मंथ, महीने के आखिरी दिन आप पूरे महीने का रिवीजन करेंगे केवल डबल स्टार मार्क को। ये सुनने में कॉम्प्लिकेट लगता है, लेकिन जब आप करने लगोगे एक सर्कुलेशन में आ जाएगा आपका। आपको डेली पिछले दिन का याद रिवाइज करना है, 2 दिन पहले का रिवाइज करना है, और फिर 7 दिन पहले का। ये टेक्निक आप फॉलो करके देखना, 1-2 हफ्ते में आपके सेट हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। और संडेज बिल्कुल बर्बाद मत करना। संडे और जो छुट्टियां होती हैं ऑफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम चेंजर है। आप तो ये मान लेना कि जो स्टूडेंट सिलेक्ट होने वाला है 12th के साथ में, टॉपर तो छोड़ो, टॉपर तो 1 मिनट नहीं करते, जो सिलेक्ट भी होने वाला है वो संडे बर्बाद नहीं कर रहा, वो छुट्टी बर्बाद नहीं कर रहा। हाँ, एक्स्ट्रा 2 घंटे आप इंजॉय कर सकते हो, आपकी क्लासेस नहीं, आपके पास पूरा दिन है, पर वो बर्बाद नहीं कर रहा, वो वेस्ट नहीं कर रहा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, अभी 1 महीने से आप पढ़ रहे हैं, कोई डाउट्स आ रहे हैं, तो आप पूछ सकते हो मुझसे। मैम मैंने ये बैच चलते 1 महीना हो गया, और मैंने अभी एडमिशन लिया तो मेरे बैकलॉग बहुत हो गया। बैठिए आप।
ये पूछ रहे हैं कि बैच को 1 महीना हो गया बट मैंने अभी एडमिशन लिया, तो बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें। देखो बैकलॉग जो होता है ना, इसका नाम एक्चुअली बैकलॉग नहीं होता, इसका नाम होता है किलर बैकलॉग। ये खून करता है आपके सपनों का, नीट में सिलेक्ट होने के सपने का खून जो कर सकता है, हत्यारा जो है वो बैकलॉग है। तो बेटा आपने तो अभी एडमिशन लिया है, कई बच्चे तो ऐसे हैं जो 1 महीने से पढ़ रहे हैं और उनका भी बैकलॉग हो चुका होगा। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने बच्चे जो 1 महीने से पढ़ रहे हैं बट फिर भी कुछ कुछ थोड़ा बैकलॉग है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। तो ये सब आप एक खूनी को पाल रहे हैं, एक हत्यारे को शरण दे रहे हैं, और ये हत्यारा कभी आपका सगा नहीं होगा। आप उसे कितनी नींद, सोशल मीडिया, घुमाना फिराना, खिलाना पिलाना सब कुछ दे दो, वो तो आपको मारेगा, आपके सपने को मारेगा। अभी के लिए इतना ही बोलूँगी कि अगर बैकलॉग है तो नंबर 1 आपकी जो करेंट क्लासेस हैं, करेंट क्लासेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से पहली प्राथमिकता देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी, ताकि और बैकलॉग ना बने। पहली चीज़ है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो इतना इंटर रिलेटेड हो कि पुराना नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा। एक आध क्लास इंटर रिलेटेड हो सकती है, बाकी नीट में ऐसा इतना इंटर रिलेटेड कुछ भी नहीं होता। तो एक तो करेंट क्लासेस को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, प्राथमिकता पहली ये है ही। इसके साथ साथ आपको बैकलॉग क्लियर करना है। अब वो आप कैसे करोगे, वो आप करोगे धीरे धीरे। इसमें एक बात ध्यान रखना, क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय क्वांटिटी के। भले ही आप 20 मिनट रोज के निकालो बैकलॉग के, क्योंकि मुझे पता है आपकी रेगुलर क्लास के बाद इतना टाइम नहीं बचेगा। रेगुलर क्लास करोगे, उसको पढ़ोगे, उसको याद करोगे, उसके क्वेश्चन लगाओगे, इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप 1-1 घंटा में बैकलॉग के लिए निकाल लो। पॉसिबल नहीं है। फिर मतलब आप करंट के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो आप 20 मिनट निकालो, आधा घंटा निकालो, भले ही 20 मिनट निकालो, आधा घंटा निकालो, पर ढंग से करो। बच्चे क्या करते हैं, न्यूज़पेपर की तरह, ताकि बस एक बार हो जाए यार हमारा कंप्लीट हो गया, वो किसी काम का नहीं रहता। आप भले ही इस बैकलॉग को 3 महीने में कंप्लीट करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जब टेस्ट आएगा तो टेस्ट में उससे जो क्वेश्चन आएंगे वो नहीं बनेंगे, तो आपके टेस्ट में नंबर कम आएंगे, इतना ही तो होगा। अगर आपके घर वाले इस तरह के परिवेश के हैं जो ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं और आपको डांटेंगे तो डांट लेंगे। आपको तो पता है आप क्या कर रहे हो, आपको तो मालूम है कि 3 महीने बाद जब मेरा बैकलॉग ढंग से क्लियर होगा तो मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, तो घर वाले खुश हो जाएंगे। आप अपने साथ तो ईमानदार रहो। ऐसा नहीं वो टेस्ट के पहले जल्दी जल्दी पढ़ गए, वहाँ जाके उल्टी कर दी और अपने नंबर आ गए और 2 दिन बाद 1 दिन बाद फिर भूल गए। अपन क्वालिटी से, सलीके से, भले ही 1 महीने का बैकलॉग 3 महीने में पूरा हो, 4 महीने में पूरा हो, 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको अगर आप करेंगे। और दूसरा, इसमें आप संडेज़ को और ऑफ को बहुत अच्छे से यूज़ करो। उस दिन फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन 1 महीना लेट ज्वाइन हुए किसी भी कारण से, तो अपन ये समझ लो कि अपने को अगले 2 महीने तक थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, फिर अपन सबके साथ हो जाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, करना पड़ेगा, लेकिन करने से होगा। मैंने बहुत अच्छा, नीचे अभी मैं आ रही थी तो लिफ्ट में एक पोस्टर लगा हुआ था लिफ्ट के गेट पर कि डोंट थिंक, जस्ट डू इट। सोचो मत, करो, करने से होगा। तो याद रखो कि वो कहते हैं ना कि सफलता उसे नहीं मिलती या मंजिल उसे नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। सफलता या मंजिल उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। और जिद पर अड़े होने का ये मतलब नहीं रोज शीशे के सामने खड़े होकर वो स्टेथोस्कोप में अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नहीं। शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं, नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का तो कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। जितना त्याग करोगे अपनी कमज़ोरियों का, अपनी भटकाव का, जितना त्याग करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतने नंबर आएंगे। ऐसा कोई नहीं है जो सफल हो रहा है और उसने मेहनत ना की हो। कोई शॉर्टकट नहीं है। और बोलो ठीक है, चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको पूरा 2 साल फॉलो करोगे। इसमें से जो जो चीज़ें अच्छी लगी हैं उसको आप लिखिएगा, उनको फॉलो करिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से एक भी स्टूडेंट ड्रॉपर में कन्वर्ट नहीं हो और 12th के साथ ही अपनी मंजिल पाए, नीट में सिलेक्ट हो जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।